कि ना मेजर कंसिडरेशन गवर्निंग, एक मिनट, हाँ जी, जब द मेजर कंसिडरेशंस गवर्निंग द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हम कल कर रहे थे। अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको मैंने बोला था कि हमारे को बतानी जरूरी होती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अगर हम इसके स्टार्टिंग से देखें तो हमने पढ़ा अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसमें कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस थी जो सभी लोग गवर्न करते हैं, सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। हमें इसकी डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ उन पॉलिसीज की डिस्क्लोजर की जरूरत होती है जहां पर डिफरेंस होते हैं। और डिफरेंस कहाँ कहाँ होते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको कल करवाए थे हमने। अब सिलेक्शन किस तरह से करनी है, किसी भी पॉलिसी को सिलेक्ट करते हुए आपको क्या चीज देखनी है। सबसे पहले प्रूडेंस देखनी है। प्रूडेंस क्या है, जो आपने कंसिस्टेंट वो पढ़ा था, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या था कि डोंट एंटीसिपेट एनी प्रॉफिट and make provision for all the losses. In the view of uncertainties attached to future event, profits are not anticipated. आपको किसी भी प्रॉफिट को एंटीसिपेट नहीं करना है, बट रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन रियलाइज थ्रू नेसेसरी इन कैश। तभी हमने उसको रिकॉग्नाइज करना है जब हमें वो कैश में मिल जाए, आ जाए, हमें प्रॉफिट हमारा बुक हो जाए। प्रोविजंस इज मेड फॉर ऑल नॉन लाइबिलिटीज and losses even though the amount can't be determined with certainty and represents only the best estimate in the light of available information। लेकिन आपने लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाना है, लॉस के लिए प्रोविजन बनाना है। अगर आपको 100% श्योर नहीं है कि कितना आपको लॉस या कितनी लाइबिलिटी हो सकती है, तो आप बेस्ट एस्टिमेट से उसकी लाइबिलिटी बना सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हो। आगे है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस होता है क्या, इंपॉर्टेंस। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन जो आपने करनी है ट्रांजैक्शंस की और अपने इवेंट्स की, उसको आपने उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखना है। सिर्फ लीगल फॉर्म को नहीं देखना, यानी कि आपको ये नहीं देखना कि हमारे जो कंपनी एक्ट में हमारे को फॉर्मेट दिया हुआ है, हमने वो फॉर्मेट उठाना है और उसमें भरना है, ठूसना है जैसे मर्जी, उसमें अपने अकाउंट्स को उठा के डाल दें। देखो फॉर्मेट तो जरूरी है, इसमें कोई कोई दो राहें नहीं है कि हमारे को फॉर्मेट जरूरी है, उस फॉर्मेट को हम हिला नहीं सकते। यानी कि आपके पास ब्रीफ केस है, उसको आप वो वही रहेगा ब्रीफ केस, अब आपको उसमें सामान सेट करना है। अब एक अगर मैं आप लोगों में से सबको एक एक ब्रीफ केस दूं और सबको सेम सामान दूं, तो भी आप लोग एक जैसी पैकिंग नहीं कर पाओगे। तो जो सबसे बेस्ट पैकिंग करेगा वही बेस्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर वही है कि इंपॉर्टेंस क्या है। कई बार कोई कुछ लोग पैकिंग बड़े पर्टिकुलर होके करते हैं कि हाँ हमें ये चीज पहले चाहिए, ये बाद में चाहिए, यहाँ रखनी है, ये यहाँ रखनी है। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं देखी जाएगी, अब एक बारी डाल दो। तो वो दोनों चीजों में फर्क है। वही चीज है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपका फॉर्मेट है। आपको फॉर्मेट में अपने लेजर के बैलेंसेस नहीं डालने हैं सिर्फ, बल्कि उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना है, क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तीसरा है मटेरियलिटी। जब भी हम कोई चीज डिस्क्लोजर की बात करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो हम बार बार एक ही चीज बात करते हैं कि जो मटेरियल इंफॉर्मेशन हो उसकी डिस्क्लोजर जरूरी है। दैट इज द आइटम्स नॉलेज ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। यानी कि जो अगर हमारा जो यूजर है उसकी उसको अगर वो इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो उसका डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो दैट इज द मटेरियल इंफॉर्मेशन, उसको प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, उसको आप छुपा नहीं सकते, और अगर छुपाते हो तो वो गलत है। आगे आता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। To ensure proper understanding of financial statements, it is necessary that all significant accounting policies adopted in preparation and presentation of financial statements should be disclosed. अगर आप चाहते हो कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, तो ये जरूरी है कि अपनी सभी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, सिग्निफिकेंट मतलब जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने अडॉप्ट की हैं, जिनका जिनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनमें से आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में और प्रेजेंटेशन करने में, वो आपको डिस्क्लोज करना ही करना है। सच डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जो डिस्क्लोजर आप कर रहे हो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होना चाहिए, मैंडेटरी पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ जी ठीक है कुछ दिखा दिया कुछ नहीं दिखाया।
ओके जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश करते हो उसमें इस चीज की अकाउंटिंग पॉलिसीज की डिस्क्लोजर भी जरूरी है. इट वुड बी हेल्पफुल टू द रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ दे आर ऑल disclosed as such in one place instead of being scattered over several statement schedule and notes. वो कहते हैं कि ये हमने पहले भी पढ़ा था कल भी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब आप डिस्क्लोजर करते हो तो वो एक ही जगह पे होनी चाहिए ताकि जो रीडर है वो एक ही जगह पे सारी पॉलिसीज आपकी पढ़ ले. ऐसा नहीं है कि एक पॉलिसी आप किसी एक शेड्यूल में दिखा रहे हो दूसरी दूसरे शेड्यूल में दिखा रहे हो कुछ नोट्स में दिखा रहे हो यानी उसको स्कैटर्ड करके दिखा रहे हो जगह जगह रख रहे हो अलग अलग पॉलिसी को अलग अलग जगह दिखा रहे हो तो वो बाइस्ड हो जाता है. आपको एक ही जगह पे सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को लिखना है ताकि पढ़ने वाला देखने वाला उसको आराम से समझ सके. Examples of matters in respect of which disclosure of accounting policies adopted will be required. अब जहां पर अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी डिस्क्लोजर की जरूरत है उसके एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिस्क्लोजर अडॉप्टेड. आपने जहां पर डिस्क्लोजर को अडॉप्ट किया है कौन सी पॉलिसी को अभी हमने ऊपर पढ़ा था गुडविल डेप्रिसिएशन बहुत सारी चीजें हैं जहां पर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज आती हैं तो उनका डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है. एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी देखो ये भी पहले आ चुके आपके पास कि अगर आप कभी फर्दर एक बार आपने हमने अडॉप्ट कर ली तो हमने कहा था कि आपको वो अडॉप्ट वही कंसिस्टेंसी से अडॉप्ट करनी है वही चलते रहना चाहिए. लेकिन अगर फिर भी आप कभी उसमें चेंज करते हो मटेरियल इफेक्ट अगर उसका आता है चेंज करने से तो वो आपको डिस्क्लोज करना है. The amount by which any item in the financial statement is affected by such change should also be disclosed to extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable wholly or in part, the fact should be indicated. देखिए जब आपका मटेरियल इफेक्ट पड़ता है किसी चीज पे जैसे आपने डेप्रिसिएशन का मेथड ही सपोज करो चेंज कर दिया तो उससे आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चेंज हो जाएगा आपकी एसेट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. उसको जितना आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो असर्टेनेबल मतलब जितना आप अपने लेवल तक कैलकुलेट कर सकते हो उसको डिस्क्लोज करो. और अगर आप 100% कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो उसको इंडिकेट करो भाई हमने इसका पार्ट में कैलकुलेट कर दिया इससे ज्यादा नहीं हो सकता पॉसिबल नहीं है कुछ भी चीज है. If a change is made in the accounting policies which has no material effect on the financial statement for the current period but which is reasonably expected to have material effect in the later period, the fact of such change should be appropriately disclosed in the period in which change is adopted. मान लो हम ये कहते हैं कि आज हमारा कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं पड़ रहा चेंज करने से. सपोज करो हम ये कहते हैं कि इसी साल से हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली करते हैं पिछले सालों से करते हैं फिर तो बहुत चेंज हो जाएगा. लेकिन अगर हम आज से ही करते हैं तो करंट पीरियड में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ज्यादा लेकिन आने वाले पीरियड में इंपैक्ट आएगा. तो वो ये कह रहा है कि जिस साल आपने चेंज किया पॉलिसी उस साल आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है आगे चाहे आप करो या नहीं करो. Disclosure of accounting policies or of changes therein can't be remedy a wrong inappropriate treatment of the item in the accounts. ये कोई रेमेडी नहीं है कि एक बारी गलती कर लो और फिर ठीक कर लो और उसको डिस्क्लोजर कर दो. तो एक बारी ही आपने अच्छे से अडॉप्ट करके उसको डिस्क्लोज करना है. अब हम इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी. जीवनदीप लिमिटेड हैड मेड ए राइट इशू इन 2021. आप सबको राइट इशू के बारे में पता है? हाँ जी जानते हैं आप सब राइट इशू के बारे में क्या होता है. राइट इशू कौन बताएगा मुझे? रमन आप बताओगे? रमन नहीं पता नहीं बेअंत किसको पता है कोई है आप में से? हाँ जी नोबडी इज देयर जिसको राइट इशू के बारे में पता हो. मैम एग्जीक्यूशन शेयर होल्डर ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ. ठीक है कुणाल आप बताइए. मैं ही ਦੱਸਿਆ ਜੀ. हाँ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ राइट बिल्कुल ठीक है. तो बेटा राइट इशू वो होता है जब एक कंपनी के आपने शेयर खरीद लिए पहली बारी कंपनी आईपीओ निकालती है जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर. फिर जब कंपनी दोबारा शेयर इशू करती है तो उसको एफपीओ बोलते हैं जिसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर.
फर्दर पब्लिक ऑफर में कंपनी कई बार क्या करती है कि हम फालतू में फिर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, खर्चा करेंगे, पता नहीं कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, और जो पुराने शेयर होल्डर हैं उनको भी लगता है कि हम तो पहले से लेके बैठे हैं, हमें भी फायदा होना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, कई बारी अपने पुराने जब नए शेयर इश्यू करने हैं तो पुराने शेयर होल्डर्स को एक राइट दे देती है कि आपका पहला राइट है, मैं 10,000 शेयर इश्यू करने जा रही हूं, जिनके पास 5 शेयर हैं उनको 2 और शेयर मिल जाएंगे इस कम रेट पे, जो मार्केट रेट से कम रेट होता है। यानी मार्केट में मान लो शेयर 150 का है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को 120 का दे रही है। उससे होता क्या है कि उनको 30 रुपए का फायदा हो गया ना, उनका राइट हो गया ना वो 30 रुपीज। यस मैम। तो ये Yes, होता है राइट इशू। अब समझ आया बेटा? यस मैम। हाँ जी रमन, समझ आया? हम एक बार रिपीट कर दो। यस मैम। बेटा देखो, एक कंपनी है, उसने पहले 10,000 शेयर इशू किए, पहली बारी जब शेयर इशू किए उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक आईपीओ। फिर जब कंपनी दोबारा शेयर इशू करती है और पैसे चाहिए और शेयर इशू करेगी, उसको बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर एफपीओ। हाँ ठीक है। अब जब कंपनी फर्दर पब्लिक ऑफर निकालती है तो जो बंदे ने पहले से शेयर लिए हुए हैं वो कहते हैं कि हम तो पहले से आपके शेयर होल्डर हैं, तो अब कंपनी अगर दोबारा निकालेगी तो एडवर्टाइजमेंट करेगी, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, क्या होगा, बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, कंपनी का खर्चा भी हो जाता है। एक तो कंपनी का खर्चा बचेगा, दूसरा जो पुराने शेयर होल्डर हैं वो खुश हो जाएंगे कि हमें पहले राइट मिल रहा है। तो कंपनी उनको ये कहते हैं कि मार्केट में मैं ये शेयर 150 का बेचने लगी हूँ, आपको राइट है, पहले अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको 120 का एक शेयर मिल जाएगा, 30 रुपए कम में मिल जाएगा। और आपको राइट क्या दिया कंपनी ने? कंपनी ये कहती है कि आप जो है जो सपोज करो आपके पास 5 शेयर हैं पहले ऑलरेडी, जो आपने खुद खरीदे हुए हैं 5 शेयर, जिसके पास 5 हैं उसको 2 शेयर और मिल जाएंगे या 3 मिल जाएंगे। तो जिसके पास 10 है उसको 6 मिल जाएंगे, जिसके पास 15 है उसको 9 मिल जाएंगे, रेशो में मिल जाएंगे ना। समझ आई आपको ये बात? यस मैम। तो उसको राइट इशू बोलते हैं। ठीक है। अब कंपनी ने राइट इशू निकाले 2021 में इन द ऑफर। अब कंपनी मर्जी होती है शेयर होल्डर की, वो ले या ना ले, जरूरी नहीं होता। और कई बार वो मान लो मेरे को राइट दिया कंपनी ने और मैं मान लो मेरे पास 100 शेयर हैं तो मेरे को 60 शेयर और मिल जाने हैं सपोज करो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं किसी अपने फ्रेंड को बोलती हूँ भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुमने लेने हैं तो तुम ले लो, 120 रुपए के शेयर तुम्हारे नाम से मैं तुम्हें ले देती हूँ, पर मैं उससे 30 रुपए ले लूंगी जो डिफरेंस है, या 30 की जगह 20 ले लूंगी, अपना राइट का पैसा मैं उससे ले लूंगी। आई बात समझ? इससे उसको क्या फायदा है कि 150 वाला शेयर उसको 140 में मिल जाएगा और मुझे 20 रुपए का फायदा हो जाएगा। मेरे जो 30 रुपए का नहीं तो लॉस हो जाता ना, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तो शेयर खरीद नहीं पा रही। यस मैम। ठीक है। तो इट इन द ऑफर डॉक्यूमेंट इट टू इट्स मेंबर्स। जब कंपनी ने अपने मेंबर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर डॉक्यूमेंट भेजा, पहले कंपनी ऑफर भेजती है ना मेल वगैरह से कि आपके पास ये ऑफर है आप ले सकते हो। इट हैड प्रोजेक्टेड ए सरप्लस ऑफ 40 करोड़ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। उन्होंने बताया कि हमें सरप्लस हुआ है 40 करोड़ का। कब होना है? टू बी एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। प्रोजेक्टेड है, ये प्रोजेक्टेड है, मतलब हम मान रहे हैं कि 2023 तक हम इतना पैसा कमा लेंगे। The draft results for the year prepared on the Hitreto followed accounting policies and presented the pursual of board of directors showed a deficit of 10 crore. The board in consultation with managing director decided on the following: value year-end inventory at work cost 50 crore instead of method of valuation of inventory at prime cost. पहले हम prime cost पे लेते थे, 30 करोड़ थी उसकी कॉस्ट। अगर हम वर्क कॉस्ट पे लेते हैं, दोनों में डिफरेंस पता है आपको, प्राइम कॉस्ट में सिर्फ 3 एलिमेंट आते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। वर्क कॉस्ट अगर हम लेते हैं तो उसमें प्रोडक्शन के खर्चे भी जुड़ जाते हैं, इसलिए वो ज्यादा होती है। तो इन्वेंट्री का मेथड चेंज कर दिया इन्होंने। अब वो कहता है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड
or account of substantial addition in gross block during the year, the instead of the reducing balance. हाँ जी बेटा म्यूट करो अपना, चलो नहीं म्यूट करो अपना। हाँ जी, तो वो कहते हैं पहले आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड सब्सटेंशियल एडिशन इन ग्रोस ब्लॉक इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वो कहता है पहले आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चल रहे थे, अब स्ट्रेट लाइन अडॉप्ट कर रहे हो। As a consequence, the charge for depreciation at 27 crore is lower than the amount of 45 crore. जो पहले आपका 45 crore आता था, अब 27 आ गया, which would have been provided had a old method been followed by 18 crore. 18 crore का difference आ गया। Not to provide for after sale expenses, हमने कोई provision नहीं बनाया कि आफ्टर सेल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वारंटी पीरियड, जैसे हम एसी वगैरह कोई बड़ी चीज खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, तो हमें वेंडर ये कहता है, कोई नहीं पता, वेंडर ये कहता है कि हम आपको आफ्टर सेल सर्विस देंगे, कि ये रख दो पानी। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब हम आपको 2 साल की वारंटी देते हैं, अगर 2 साल के बीच में आपकी कोई चीज खराब होती है तो हम उसकी सर्विस फ्री में कर देंगे, ठीक है। Till the last year, provision at 2% of sale used to made under the concept of matching cost against revenue. Matching cost concept ये कहता है कि जैसे हम provision for doubtful debt बनाते हैं, तो अगर हमने वारंटी दी हुई है तो हमें उसका provision भी बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पर्सन ले लेता है, उसको क्लेम करता है, तो हमें उसको खर्चा तो देना पड़ेगा ना। The actual expenses used to charged against the provision. The board now decided to account for expenses as and when actually incurred. अब बोर्ड कहता है कि हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे, समझ लो पॉलिसी चेंज कर रहा है ना वो अपनी, कि हम अब प्रोविजन नहीं बनाएंगे, जब कोई खर्चा एक्चुअली में होगा तभी हम उसको खर्चा बुक कर लेंगे, पहले हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे। और ड्यूरिंग द ईयर हमारी सेल्स हुई 600 करोड़ की। Provide a permanent fall in value of investment which fall had taken place over the past 5 years, provision being 10 crore. As chief accountant of the company, you are asked by the managing director to draft the notes on accounts for inclusion on accounting report 2022-23। अब देखिए ध्यान से इस बात को समझिए, आपको इसने 4 पॉइंट बताए हैं जहां पर पॉलिसी मैटर आ रहा है और आपने अपनी पॉलिसी चेंज की है, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? यस मैम। यस मैम। आपने पहली क्या चेंज की? आपने देखो पहला चेंज ये किया कि आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चेंज की, दूसरा आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया, तीसरा आपने जो प्रोविजन बनाते थे आफ्टर सेल सर्विस की उसको चेंज किया, चौथा आपने क्या किया कि आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को आपने चेंज किया। और मैनेजिंग डायरेक्टर एज ए चीफ अकाउंट्स ऑफिसर आप हो या चीफ अकाउंटेंट हो, आपसे पूछता है कि मुझे नोट्स बनाने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में हम नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं, तो आप बना के दो। अब आपने बनाने हैं, ड्राफ्टिंग करनी है आपने, यहाँ पर समझ आ रही है आपको ये चीज? यस मैम। और जब भी हम पॉलिसी चेंज करते हैं तो प्रेजेंटेशन में नोट्स टू अकाउंट्स में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 लगता है। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है? 1, जो हम पढ़ रहे हैं। 1। बात समझ आई आपको? यस अब मैम। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये कहता है, इन द केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ध्यान से समझना, आपको ये थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों है, क्योंकि आपको लिखना आना चाहिए, आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, आपको लिखना है एज इट इज। In the case of change in accounting policies which has a material effect in the current period should be disclosed. हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही कहता है कि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज करते हो और उसका आपके करंट पीरियड पे मटेरियल इफेक्ट है तो आपको उसको डिस्क्लोज करना है। क्लियर होगी ये चीज? यस हाँ मैम। जी। The amount by which any item in the financial statement is affected by such change should also be disclosed to extent ascertainable. हमने ये पॉइंट भी पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आपकी, चाहे वो एसेट है चाहे लाइबिलिटी है, अगर आपकी इफेक्ट होती है या एक्सपेंसेस या फिर इनकम, 4 चीजें होती हैं हमारी, चारों में से कुछ भी अफेक्ट होता है, तो जितने अमाउंट से वो अफेक्ट होता है उतने अमाउंट से टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल, जितना आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, करके आपको वो भी डिस्क्लोज करना है। क्लियर हो गया?
पहला पॉइंट क्या है कि मटेरियल इफेक्ट को दिखाना है अकाउंटिंग पॉलिसीज के चेंजेस में। दूसरा, जितने अमाउंट से उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल, ये वर्ड याद रखा करो, टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल आपने डिस्क्लोज करने हैं। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? यस मैम। वेयर सच अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल, जहां पर आप होली मतलब टोटली उस अमाउंट को असर्टन नहीं कर पा रहे हो या पार्ट में कर पा रहे हो, द फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड, तो आपको उस फैक्ट को बताना है कि हम इसको इतना ही कैलकुलेट कर पाए। नेचुरली द नोट्स ऑन अकाउंट्स मस्ट डिस्क्लोज द चेंज। ये क्लियर हो गया? बेस पता चल गया अब आपको? यस मैम। यस अब मैम। देखिए क्या कहता है वो। अब आपने ये ड्राफ्ट करने हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो देखिए मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए बड़े आराम से और ध्यान से पढ़वा रही हूँ ताकि आप बाकी क्वेश्चन खुद से कर सको। अब ध्यान से देखिए, टिल लास्ट ईयर आपने क्या लिखना है अपने नोट्स में, डिस्क्लोजर में आपने लिखना है, पहला आपने जब कॉस्ट चेंज की थी इन्वेंट्री की तो आप क्या लिखोगे? टिल लास्ट ईयर इट वाज प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट, बट ड्यूरिंग द ईयर द सेम वाज वैल्यूड एट वर्क कॉस्ट। क्लियर हो गया? डिस्क्लोज कर दिया हमने। यस मैम। अब वो कहता है कि ड्यू टू दिस चेंज द क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 50 करोड़। हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि चेंज होने की वजह से हमारी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली प्राइम कॉस्ट कम होती है, वर्क कॉस्ट ज्यादा होती है, तो प्राइम कॉस्ट पे लेंगे तो कम वैल्यू की आएगी, वो 30 करोड़ की आती, और वर्क कॉस्ट पे हमारी इन्वेंट्री आ रही है 50 करोड़ की। तो वो कहता है ड्यू टू दिस चेंज क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 50 करोड़ एंड अकॉर्डिंगली प्रॉफिट वाज इंक्रीज्ड बाय 20 करोड़। अब अपने दिमाग में सोचो, ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हो? क्रेडिट साइड। और जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो क्या बढ़ेगा? हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस मैम। तो जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो उससे हमारा प्रॉफिट भी 20 करोड़ से बढ़ जाएगा यस मैम। ड्यू टू चेंज ऑफ द मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो पहला पॉइंट डिस्क्लोज कर दिया उसने, पॉइंट उसने दिए हुए हैं, आपने सिर्फ उसकी ड्राफ्टिंग करनी है अपने तरीके से कि डिस्क्लोज कैसे करना है, मुझे बताना कैसे है सामने वाले को कि मैंने ये पॉलिसी चेंज की है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस मैम। Yes, कोई ma'am. Yes, स्टूडेंट ma'am. अब मुझे ये बताओ कि किस कोई ऐसा है जिसको ये क्लियर ना हुआ हो? हाँ जी, कोई स्टूडेंट है जिसको ये ना क्लियर हुआ हो? ठीक है, अच्छी बात है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे उसने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया था, तो अब हम उसको किस तरह से डिस्क्लोज करेंगे? देखो ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ना है और समझना है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन फ्रॉम रिड्यूसिंग बैलेंस टू स्ट्रेट लाइन मेथड। हमने पॉलिसी डिस्क्लोज कर दी, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब इससे हुआ क्या? ड्यू टू दिस चेंज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज अंडर चार्ज, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अंडर चार्ज हो गया। इंस्टेड ऑफ चार्जिंग 45 करोड़ इट वाज चार्ज्ड बाय 27 करोड़। अब देखिए आपको भी पता है कि जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड से लेंगे तो डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा और रिड्यूसिंग बैलेंस से कम आएगा। देखो 100 रुपए पे आप पहले साल लगाते हो 10%, 10 रुपए आता है, 90 रह गया। रिड्यूसिंग बैलेंस पे जाओगे तो 9 आएगा, स्ट्रेट लाइन पे जाओगे तो फिर 10 आएगा। तो इसका मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन का ज्यादा होता है ना पहले साल को छोड़ के। यस मैम। तो अब Yes, ma'am. आपने स्ट्रेट लाइन लिया है तो आपका डेप्रिसिएशन जो है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज हो गया। जो 45 करोड़ था उसकी जगह आपने 27 करोड़ लिया है। एज ए कॉन्सिक्वेंसेस जब आपने डेप्रिसिएशन को कम कर दिया तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा 18 करोड़ से। समझ आई? यस मैम। इसमें किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नो, गुड। अब आगे देखिए, वो कहता है इट वाज द प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी कि हम 2% सेल के ऊपर प्रोविजन बनाते थे आफ्टर सेल एक्सपेंसेस के लिए वारंटी पीरियड में।
लेकिन अब हमने ये एज्यूम कर लिया, देखो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कहता है हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारी टेक्निक बहुत इंप्रूव हो गई है और मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छे हो गए हैं, तो हमारे डिफेक्ट्स बहुत कम आएंगे, अब हमें इस 2% प्रोविजन की जरूरत नहीं है। हम वारंटी तो दे रहे हैं अपने कस्टमर को, लेकिन कोई हमारे पास कंप्लेंट नहीं आएगी, क्योंकि हमारी टेक्निक इंप्रूव हो गई है और हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। Consequently, the company took decision not to make any provision for after sale expenses. तो कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि हम आफ्टर सेल एक्सपेंसेस का कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे। तो अब जब हमारी सेल कितने की हुई है, देखो इसने बोल लिया 600 करोड़ की। 600 करोड़ के ऊपर अगर हम 2% प्रोविजन बनाते तो 12 करोड़ का बनता कि नहीं बनता? हाँ Yes, जी। ma'am. अब वो प्रोविजन आप नहीं बना रहे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा 12 करोड़ से। Yes, As ma'am. a result, profit would increased by 12 crore. ठीक है। Yes. अब लास्ट में वो Yes, कहता ma'am. है एज ए रिजल्ट ऑफ परमानेंट फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट परमानेंट नीचे चली गई है, विच टुक प्लेस ओवर लास्ट 5 years, द कंपनी डिसाइडेड टू मेक प्रोविजन टू एक्सटेंट ऑफ 100 करोड़। अब आप 10 करोड़, अब आप 10 करोड़ का प्रोविजन बना रहे हो तो उससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। Yes, ठीक ma'am. है, इसमें कोई डाउट है चारों पॉइंट्स में? हाँ? No, ma'am. अब कुछ क्लियर हुआ कि किस तरह से हमने डिस्क्लोजर करनी है पॉलिसीज? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये आगे के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, बिकॉज अगर मैं ही सारे करवाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारा सिलेबस रह जाएगा। यूजली थ्योरी वाले ही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा आता है फर्स्ट के बाद, इसने सीधा दे दिया 10। ठीक है, फर्स्ट के बाद सीधा क्या दे दिया इसने? 10. 10। अब 10 में क्या है हमारा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हम पीपीई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PPE. हाँ, कहीं भी पीपीई आ जाए मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा होगा ये 10। इसके भी हमने सेम पॉइंट्स लेने हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़ना है पहले, फिर इसका स्कोप पढ़ना है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। सेम पॉइंट्स आपके सेम आएंगे, सिर्फ उसकी जो कंसेप्ट है वो चेंज होता चला जाएगा। अब आप पढ़ेंगे बेअंत को, और आप पढ़िए बेटा पीपीई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ऑब्जेक्टिव। PPE Accounting Standard 10 Objective. The objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for property, plant and equipment so that the users of the financial statement can discern information about investment made by an enterprise in its property, plant and equipment and the changes in such investment. The principal issues in accounting for property, plant and equipment are the recognition of the assets, the determination of their carrying amounts of the depreciation charges and impairment losses to be recognized in relation to them. आगे पढ़िए स्कोप। Scope or applicability. This standard should be applied in according for property, plant and equipment except when another accounting standard requires or permits a different accounting treatment. This standard does not apply to biological assets relating to agricultural activities other than bearer plants. This standard applies to bearer plants, but it does not apply to the produce on the bearer plants and वास्टिंग एसेट्स। wasting assets, including mineral rights, expenditure on the exploration for and extraction of mineral oil, natural gas, and similar non-regenerative रीजेनरेटिव रिसोर्स, नॉन रीजेनरेटिव। non-regenerative resources. However, this standard applies to property, plant, and equipment used to develop or maintain the assets described in A and B also.
Other accounting standards may require recognition of an item of property, plant, and equipment based on an approach which is different from the standard. However, in such cases, other aspects of the accounting treatment for these assets, including depreciation, are prescribed by this standard. Investment property, as defined in Accounting Standard 13, accounting for investments should be accounted for only in accordance with the cost model prescribed in this standard. ठीक है, आगे आप पढ़िए। गुंजन, आप पढ़िए बेटा इसके बाद इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। गुंजन। Yes, ma'am. Important terminology. Agricultural activity is the management by an enterprise of the biological transformation and harvest of biological assets are sale or for non-conversion or for conversion into agricultural produce or into additional biological assets. Agricultural produce is the harvested product of biological assets of the enterprise. चलिए आगे पढ़िए, कंटिन्यू करिए। Yes, bearer plant is a plant that is used in the production of supply of agricultural produce, is expected to bear produce for more than a period of 12 months, and has a remote likelihood of being sold as agricultural produce, except for incidental scrap sales. The following are not bearer plants. Plants cultivated to be harvested as agricultural produce. For example, trees grown for use as lumber. Plants cultivated to produce agricultural produce when there is more than a remote likelihood that the entity will also harvest and sell the plant as agricultural produce, other than as incidental scrap sales. For example, trees that are cultivated both for their fruit and their lumber, and annual crops, for example, maize and wheat. When bearer plants are no longer used to bear produce, they might be cut down and sold as scrap, for example, for use as firewood. Such incidental scrap sales would not prevent the plant from satisfying the definition of a bearer plant. आगे एक मिनट, नेक्स्ट निशु आप पढ़िए बेटा। Okay, ma'am. Biological acid is a living animal or plant. Carrying amount is the amount at which an acid is recognized after detecting any accumulated depreciation and accumulated impairments losses. Cost is the amount of cash or cash equivalents paid for the fair value of the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction, or where applicable, the amount attributed to that asset when initially recognized in accordance with the specific requirement of other accounting standards. Depreciable amount is the cost of an asset or other amount substituted for cost less its residual value. Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. Enterprise specific value is the present value of the cash flows an enterprise expects to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life, or expects to incur when settling a liability. Fair value is the amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction. Gross carrying amount of an asset or other amount substituted for the cost in the books of account without making any deduction for accumulated depreciation and accumulated impairment losses. An impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. Property, plant,
and equipment are tangible items that are held for use in the production or supply of goods or services for rental to others or for administrative purposes and are expected to be used during or more than a period of 12 months. Ma'am, next हम्म। पढ़ना. इसको खत्म करो यहाँ तक। Okay. रिकवरेबल अमाउंट। Okay. Recoverable amount is the higher of an asset's net selling price and its value in use. The residual value of an asset is the estimated amount that an enterprise would currently obtain from disposal of the asset after deducting the estimated cost of disposal if the assets were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life. ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो अप्लाई होता है। सबसे पहले अब ध्यान से एक एक वर्ड को सुनना है आप सबने, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपका अप्लाई होता है पीपीई पर। पीपीई है हमारा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो हर एक का जो स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है वो किसी ना किसी चीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए ही बनाया गया है। अब ये किस चीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है? फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, so that the user of financial statement can discern information about investment made by enterprise in its property, plant and equipment, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने वाला पर्सन, जो भी उसको देखेगा, जो भी उसका स्टेक होल्डर है, जो भी उसका यूजर है, उसको इंफॉर्मेशन मिल सके कि कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है प्रॉपर्टी में, प्लांट में एंड इक्विपमेंट में, और कितने उसने चेंजेस की हैं उस इन्वेस्टमेंट में। द प्रिंसिपल इशू इन अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो सबसे बड़ा जो है इसमें इशू आता है, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो वहां आता है कि आपने एसेट को रिकॉग्नाइज कैसे करना है। द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट, पहले तो रिकॉग्नाइज करना है एसेट को, फिर उसके कैरिंग अमाउंट को निकालना है कि कैरिंग अमाउंट क्या होगा। कैरिंग अमाउंट होता है जो ओपनिंग वैल्यू होती है डेप्रिसिएशन के बाद। समझ आ गई आपको ये बात? Yes, ma'am. और उसके बाद आपको आएगा डेप्रिसिएशन चार्जेस कैसे निकालने हैं, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, और इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिलेशन टू देम। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? अगर आपकी एसेट की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है और आपकी बुक्स वैल्यू ज्यादा है तो उसके डिफरेंस को इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं। मान लो आपके पास एक कार खड़ी है, आप कहते हो कि 5 लाख की ली थी, 2 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया और ये 3 लाख की आपकी बुक्स में खड़ी है, ठीक है। और मार्केट में जब आप बेचने जाते हो तो वो 2.5 लाख से ज्यादा की नहीं बिकती है, तो 50,000 का आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। समझ आई? इम्पेयरमेंट लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन योर बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। इफ योर बुक वैल्यू इज लेस देन द if your book value is more than the market value, then the difference is called as impairment loss. क्लियर हुआ ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए इसका स्कोप क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहां पर ये अप्लाई होता है। दिस स्टैंडर्ड शुड अप्लाई, ऑब्वियसली कहां अप्लाई होगा? प्रॉपर्टी पे, प्लांट पे एंड इक्विपमेंट पे, तीनों पे अप्लाई होगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हमारा हर एक में आता है, किसको छोड़ना है? जहां पर अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्स और परमिट ए डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर इन तीनों में से कोई चीज ऐसी आ जाती है हमारी बुक्स में जिसमें कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डोमिनेट कर जाता है, वो लगता है, तो 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम एक चीज पे नहीं लगा सकते, तो फिर हम दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा रहे हैं तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को नहीं लगाएंगे, पर यूजली जो जर्नली लगता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ही लगेगा। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू, अब इसकी एक्सेप्शंस क्या है, कहां पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता? क्योंकि उसने प्लांट वर्ड यूज कर दिया ना, प्रॉपर्टी तो कॉमन है बट प्लांट यूज कर दिया, तो वहां पर वो कहता है कि जो आपकी बायोलॉजिकल एसेट्स होती हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं हमारे, या फिर एनिमल्स होते हैं जो बायोलॉजिकल होते हैं, वो भी तो हमारी प्रॉपर्टी होती है ना।
जैसे हॉर्स है, वो भी तो प्रॉपर्टी है ना, लेकिन उस पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होंगे। बायोलॉजिकल एसेट्स जो आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उस पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। अदर देन बियरर प्लांट्स। अब बियरर प्लांट्स कौन से होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। जैसे ये जो हम अपने गमलों में लगाते हैं ना प्लांट्स, उनको बियरर प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि उनको हम एक से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। पर जो पेड़ जड़ों में लगा हुआ है, या फिर कहीं गेहूं उगाई हुई है या राइस उगाए हुए हैं, उनको हम बियरर नहीं कर सकते ना, एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। ठीक है। तो बियरर प्लांट्स को छोड़ के जो आपकी बायोलॉजिकल एसेट्स होती हैं, जो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में काम आती हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी एसेट्स इस स्टैंडर्ड में अप्लाई फॉल नहीं करेंगी, ये बात याद रख लेना। दिस स्टैंडर्ड अप्लाई, लेकिन बियरर प्लांट्स पे ये अप्लाई करता है स्टैंडर्ड, बट इट डज नॉट अप्लाई टू प्रोड्यूस ऑन बियरर प्लांट्स। अगर आप बियरर प्लांट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो बेचने के लिए, पौधों को उगा रहे हो, तो फिर ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सॉरी अप्लाई नहीं होगा, लेकिन वैसे बियरर प्लांट्स पे अप्लाई होगा। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ बियरर प्लांट तो फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी ना, प्रोडक्शन तो एग्रीकल्चर होगी ना। एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है? जब हम जमीन से कुछ उगाते हैं। अब मैं प्लांट्स उगा रही हूँ ताकि उनको तोड़ तोड़ के गमलों में लगा के बेचूंगी, तो जो मैं प्लांट उगा रही हूँ ना, वो मेरी क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, और उस पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जो मैं बियरर प्लांट बना के आगे सेल करूंगी, तो वो हमारी उस पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। क्लियर होगी ये चीज? Yes, हम्म। sir. अब होते हैं वास्टिंग एसेट्स। वास्टिंग एसेट्स कौन सी होती हैं? जैसे मिनरल खान होती है ना, कोयले की खान, और उसकी डायमंड की खान, ऑयल की खान, ऑयल के जो कुएं होते हैं, उनमें से जो चीजें जब निकाली जाती हैं तो वो खत्म हो जाती है, उतनी दोबारा तो नहीं मिलेगी ना, वो एक बार निकल गई तो निकल गई। उनको वास्टिंग एसेट्स बोलते हैं, उन पे भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है। एक्सपेंडिचर ऑन एक्सप्लोरेशन फॉर, अब उसके ऊपर आप खर्चा भी करोगे। खान से कोयला निकालने के लिए ऐसे तो नहीं निकलेगा ना, खर्चा तो करना पड़ेगा ना, लेबर भी लगाओगे, मशीनें भी लगाओगे, एक्सट्रैक्शन करोगे मिनरल की, ऑयल निकालोगे, नेचुरल गैस निकालोगे, और सिमिलर नॉन रीजेनरेटिव रिसोर्सेज, इनको हम रीजेनरेटिव रिसोर्सेज बोलते हैं। नॉन रीजेनरेटिव मतलब जो दोबारा से जनरेट नहीं होंगे आसानी से। एक बारी जब आपने कोयला निकाल लिया खान में से, तो दोबारा उस खान में कोयला नहीं आएगा एकदम से। प्लांट तो हम एक बारी उगाते हैं, फिर दोबारा अगले साल फिर फसल उगा लेते हैं ना भूमि में। खान में नहीं ऐसे होता कि आपने आज निकाल लिया अगले साल फिर आ जाएगा, तो सालों लग जाते हैं। समझ आई? Yes, ma'am. Yes, sir. However, this standard apply to property, plant and equipment used to develop or maintain the assets described in A and B. अगर आप कोई इक्विपमेंट रखा हुआ है, आपने कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है, कोई प्लांट रखा हुआ है, जो इन चीजों को डेवलप करने में यूज होता है, जैसे वो आपने देखा होगा खान से वो निकालने के लिए एक वो क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सा यूज करते हैं, जिससे वो उसको ऊपर उठाने के लिए होता है ना, Yes, ma'am. तो उस उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। खान के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, पर खान को डेवलप करने के लिए अगर आपने कोई एसेट रखी हुई है तो वहां डेवलप अप्लाई होगा। तो ये बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने, कहाँ अप्लाई होगा कहाँ नहीं अप्लाई होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका। अदर एक इम्पोर्टेंट का जब मैं कह देती हूँ ना, तो समझ जाया करो कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर स्टार लगा लिया करो, उसको 4 की बजाय 8 बार ही पढ़ लिया करो। ठीक है। मैं हर चीज को नहीं कहती कि आपको बार बार पढ़ो। 1 मिनट बेटा। हेलो राम राम जी। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक है। कहाँ पे है, कहाँ लोकेशन कहाँ है? ठीक ठीक ठीक, ओके ओके डन। हाँ जी। So, however, other accounting standards may require
recognition of items of property, plant and equipment based on an approach which is different from this standards। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कहीं पर कोई और स्टैंडर्ड अप्लाई होता है तो वहां पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा, वो बेस्ड ऑन द अप्रोच विच डिफरेंट फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड, कि किस तरह से डिफरेंट है और हमारा एक्ट क्या कहता है कि कहाँ पर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होना है, आपने उस चीज को ध्यान से पढ़ना है। However, in such cases, other aspects of accounting treatment for these assets, including depreciations, are prescribed by this standard। जैसे देखिए इसने बता दिया अदर स्टैंडर्ड कैसे कहाँ पर हो रहा है, एक एग्जांपल दे दिया आपको। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में तो आ रही है, लेकिन उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 लगता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ये बात समझ आई आपको? Yes, ma'am. अब जब वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 लगेगा तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तो नहीं लगेगा ना, दो चीजें तो नहीं लग सकती। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगता है, शुड बी अकाउंटेड फॉर ओनली इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट मॉडल प्रिस्क्राइब्ड इन दिस स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आपने कॉस्ट मॉडल लेना है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है, इसको ध्यान से पढ़ो आप। एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज मैनेज्ड बाय एंटरप्राइज ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? जब हम जमीन से कुछ उगाते हैं उसको चेंज करते हैं, ठीक है। एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स फॉर सेल फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट। मतलब हम कुछ भी जमीन से उगाते हैं उसको चेंज करते हैं, उसको सेल के लिए उगा रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सब आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आ जाती है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज द हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। अब अगर एंटरप्राइज की बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, जमीन है उसके ऊपर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रही है, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहलाएगी उसकी। बियरर प्लांट क्या होता है? जैसे अभी ऊपर आ रहा था कि बियरर प्लांट पे ये अप्लाई होता है हमारा स्टैंडर्ड 10, लेकिन बियरर प्लांट की प्रोडक्शन पे अप्लाई नहीं होता। तो बियरर प्लांट इज द प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जो हम उसको उगाने के लिए यूज करते हैं, जैसे मान लो आपने कभी देखा होगा कि कई बार तो हम बीज डाल देते हैं उससे प्लांट उग जाता है, लेकिन बियरर प्लांट होता है कि हमने एक जगह से प्लांट को काटा और दूसरी जगह में उसको मतलब इंस्टॉल कर दिया, तो वहां पर वो प्लांट उग जाएगा। तो वो बियरर हो गया ना, एक जगह से काट के हम दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। Yes, ma'am. It is expected to bear produce for more than one period of 12 months। और ऐसा भी हो सकता है कि उसको उगने में 12 महीने से ज्यादा भी लगे, ठीक है। क्योंकि एक पेड़ को, आम का पेड़ लगाते हो कितना टाइम लग जाता है ना उसको उगने में, उसको फ्रूट देने में, एकदम से नहीं उगते ना ये चीजें, Yes, ma'am. ठीक है। एंड हैज ए रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। तो वो हम एज ए, जो उससे प्रोडक्शन होगी वो हम एज ए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उसको सेल करते हैं मार्केट के अंदर, उसकी स्क्रैप सेल नहीं करते हैं। वैसे स्क्रैप सेल हो भी जाती है, वो इंसिडेंटल होती है, कोई सूख गया पेड़ उसकी टहनियां काट के हम बेच देते हैं, बट अदरवाइज जो उसकी फ्रूट्स होते हैं वो हम मार्केट में सेल के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब जो आप जाओ पहाड़ों में सेब के बाग उगाए हुए हैं लोगों ने, या असम में जाओ तो चाय पत्तियां उगाई हुई हैं, या देहरादून की तरफ जाओ तो लीचियां और आम आपको बहुत मिलेंगे। तो वो किस लिए उगाते हैं? ताकि हम उसकी फ्रूट को सेल करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तभी करते हैं ना हम उसको, ठीक है। Yes, ma'am. अब वो कहते हैं द फॉलोइंग्स आर नॉट बियरर प्लांट्स। बियरर प्लांट्स कौन से नहीं है, ठीक है। वो कहता है जो प्लांट्स आप कल्टीवेट करते हो टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड, आप उसको कल्टीवेट कर रहे हो, उसका ट्री को उगा रहे हो, सिर्फ किस लिए उगा रहे हो? उसकी लकड़ी के लिए। बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिन पे फ्रूट नहीं आता है, सिर्फ उनकी लकड़ी के लिए, लंबर मतलब लकड़ी, उनकी लकड़ी के लिए उगाया जाता है ताकि फर्नीचर बना सके हम। समझ आई? Yes, ma'am. हम कहते हैं ना ये टीक वुड है जी, टीक वुड है, सुना होगा आपने, मैंने टीक वुड का बनवाई अलमीरा, मैंने टीक वुड का फर्नीचर लिया। तो वो टीक वुड उगाया ही इसीलिए जाता है
कि उसको हम लकड़ी के लिए यूज करते हैं। तो दिस इज नॉट अ बियरर प्लांट। Plants cultivated to produce agricultural produce when there is more than a remote likelihood that the entity will also harvest and sell the plant as agriculture produce. Other than incidental scrap, for example, trees that are cultivated, अगर दोनों के लिए यूज कर रहे हो आप, यानी कि ऐसा पेड़ भी होते हैं ना जिससे फ्रूट भी आते हैं और लकड़ी भी मिलती है ना? Yes, ma'am. तो मतलब जहां पर लकड़ी आ गई उसको हम बियरर प्लांट नहीं बोलेंगे। एनुअल क्रॉप में क्या आ जाता है, जैसे हमारे ये वीट वगैरह हम जो उगाते हैं, चावल उगाते हैं, ये सब एनुअल क्रॉप्स में आ जाते हैं, ये भी हमारे बियरर प्लांट्स नहीं है। When bearer plants are no longer used to bearer produce, they might be cut down and sold as scrap. अगर मान लो कोई आपने उगा रखा है कोई बियरर प्लांट और अब वो बियरर नहीं रहा, फिर आप उसको काट के स्क्रैप में बेच देते हो। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ियां जलाने के लिए हम वो लोहड़ी पे देखते हैं ना, हम लोग पेड़ काट के आए होते हैं। Such incidental ma'am. scrap would not prevent the plant from satisfying the definition of bearer plant. इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो bearer plant नहीं है, वो bearer ही है। वो तो bearer होना बंद हो गया, फ्रूट देना बंद कर गया, तो हमने काट के फेंक उसको बेच दिया स्क्रैप में। वो तो हम अपनी मशीन को भी तो स्क्रैप में बेचते हैं ना, जब अपनी एसेट